ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तराखंड पंतनगर में स्थित हरित क्रांति की जन्म स्थली गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में, जहां 10 फरवरी 2017 को एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था नेशनल कांग्रेस ऑन कैनाइन प्रैक्टिस। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक रहे पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री डॉक्टर A.K. उपाध्याय जी। इस कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे कवि डॉक्टर विकल बहराइच जी और कवि डॉक्टर O.S. मिश्रा जी। इस वीडियो के आखिर में डॉक्टर KP सिंह, विकल बहराइच जी और डॉक्टर O.S. मिश्रा जी को सुनना ना भूलें। आइए देखते हैं इस कवि सम्मेलन का ये वीडियो। हमारे मध्य हेमंत पांडे यहाँ पर कानपुर से आए हैं। मैं आपको बुलाता हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ कि नेताजी क्या है। देखिएगा, आनंद लीजिएगा इनको और आनंद लीजिएगा कि नेताजी क्या है, तबला से लगते हैं। नेताजी क्या है, तबला से लगते हैं, बजट सरकारी में घपला से लगते हैं। नेताजी क्या है, तबला से लगते हैं, बजट सरकारी में घपला से लगते हैं। और नेताजी का पेट नहीं लिमिट में आजकल, नेताजी गर्भवती अबला से लगते हैं। जोरदार तालियों के साथ हेमंत पांडे जी। उपस्थित सभी कविगण, सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। तालियों के लिए मैं नहीं कहूंगा, सर्दी बहुत है। हालांकि 2-3 लोग ताली बजा रहे थे, वो चले गए, लेकिन इधर 2-3 लोग बैठे हैं, ये बजा रहे हैं। इधर के लोग भी बजा रहे हैं। मैं कानपुर से आया हूं, सर्वाधिक दूरी तय करके आया हूं। अगर आप लोगों ने तालियां बजा दी तो मेरा आना सफल हो जाएगा। नहीं भी आप बजाएंगे तो भी लिफाफा जितना मिलना था उतना ही मिलेगा। आप लोगों ने तालियां बजाई। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, बहुत बड़े कवि यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या कविताएं पढ़ूं, तो कंफ्यूजन पर मैंने एक कविता आज ही लिखी, वही पढ़ देता हूँ कि एक बार कंप्यूटर का जैसे ही हमने बटन दबाया और कविता जब खत्म हो जाए तो आप ताली बजा देंगे, तो हमें तो ये समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया, इसलिए आपने ताली बजाई। हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग भी बरेली के हो जैसे ये बैठे हुए हैं। तो पढ़ता हूँ कि वैलेंट कि जैसा ही हमने कंप्यूटर का बटन दबाया, कंप्यूटर पे लिख के आया क्या पूछना चाहते हो बताओ। हमने आओ देखा नताओ, हमने अटल जी के बारे में बताओ। कंप्यूटर बोला आज तक कुंवारे हैं, लड़कियों के दुलारे हैं, इनके होठ इनके हथियार हैं, ये बहुत बड़े होशियार हैं, इन्होंने कई को निखारा है, मल्लिका शेरावत को संवारा है। हमने कंप्यूटर से कहा शर्म नहीं आती जो अटल जी पे कलंक लगा रहे हो। कंप्यूटर बोला शर्म तो तुमको नहीं आती जो अटल जी की जगह इमरान हाशमी के बटन दबा रहे हो। चलिए आपकी तालियां आई, मुझे लगा आपकी समझ में आ गया। मैं मूलतः हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आप लोग कविताएं सुन रहे हैं, हालांकि मैं तो उस प्रदेश से आया हूँ जहाँ लोग अपने बाप की नहीं सुनते। उसके बाद भी आप लोग कविताएं सुन रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग कविताएं सुन रहे हैं। मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। जिसके नाम लिख के दिए सबने दे दिए, सबने नाम लिख के भी दिए थे, 10-10 रुपए भी तय थे कि पेमेंट हमारे कटेगा बाद में। तो मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अभी मेरा 3-4 दिन पहले एक प्रोग्राम IBN 7 में आया था, लपेटे में नेताजी। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा। करंट विषयों पर वहां पर कविताएं पढ़नी थी। अभी कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दे दिया मनमोहन जी के लिए, रैन कोट वाली बात। मैंने 4 पंक्तियां आज ही लिखी हैं, पहली बार यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ताली बजा दीजिएगा। खाते नहीं है हम और खाएंगे नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं खाते नहीं है हम और खाएंगे नहीं, आपको छोड़ के कभी जाएंगे नहीं। रैन कोट की बात मोदी ने क्या की, केजरीवाल बोले हम नहाएंगे नहीं।
बड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि केजरीवाल जी के विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं व्यंग्य का कवि हूँ। एक कविता इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, इस कविता को मैंने इसलिए चुना है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, मुझे बताया गया है वैज्ञानिक तबके के लोग बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान में रिसर्च करते हैं। मैंने एक नई कविता लिखी है, उस कविता को अगर आपने पास कर दी, कम लोग हैं लेकिन कविता को सुनने वाले हैं। मैं व्यंग्यकार हूँ, एक व्यंग्य मैंने लिखा है, पूरे हिंदुस्तान में सुना गया है। उस व्यंग्य की मैं टेस्टिंग लेना चाहता हूँ कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। हमारे बीच श्रीकांत भाई बैठे हैं, बड़े कवि हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मोहन मुंतजिर जी हैं, मोनिका जी हैं, हमारे रोहित भाई। मैंने एक व्यंग्य लिखा, जब हमारे देश के नेता ये ठेका ले लेते हैं, वो ये बताते हैं कि तुम देशद्रोही हो, तुम देश प्रेमी हो, हम लोगों को बड़ा कष्ट होता। हम लोग कवि हैं, नेता कौन होते हैं कि ये बताने वाले कि तुम देशद्रोही हो, तुम देश प्रेमी हो। मैंने उस पर एक व्यंग्य लिखा, सुनिएगा और मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं आगे भी पढ़ सकूं। सुनिए श्रीकांत भाई, सुनना कि एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मुंह खोला। आप लोग कवि सम्मेलन सुनते होंगे, ये होता है। एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। ऐसा होता है। मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, पूरे मंच को उंगली से नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के प्रधान में कोई अंतर नजर नहीं आया। उसे कवि और देश के, आपकी तालियां बता रही हैं कि मेरा व्यंग्य आपको समझ में आ रहा है, उसे कवि और देश के प्रधान में कोई अंतर समझ में नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, एक कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही है, तुम बैठे हंस रहे हो। व्यंग्य देखना, मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो आपको लगना चाहिए एक बड़ा व्यंग्य कर दिया और आपकी तालियां आनी चाहिए। उस कवि ने उस व्यक्ति से कहा, शर्म नहीं आती, एक कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही है, तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा और ताली बजाएगा। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले ही देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता। जिंदाबाद। देखिए व्यंग्य बहुत देर में असर करता है, मगर बहुत देर तक असर करता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं ये माला मेरे लिए किसी बड़े सम्मान से कम नहीं, देश के बड़े कवियों ने आकर मुझे माला पहनाई। आपने इन पंक्तियों को सजोया। मैं फिर से पढ़ता हूँ, इसको सुनिएगा कि एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं खड़े होकर तालियां बजाएं, भारत माता का जयकारा लगाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था कि कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को उंगली से नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे देश के प्रधान और कवि में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, एक कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही है, तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले ही देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। और हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं और सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। जब सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश जुमलों से नहीं इरादों से चलेगा, इरादों से चलेगा। आइए, आपने इस कविता को पास कर दिया। मैं तो मूलतः हाथ से कवि हूँ, तमाम कविताएं आप लोगों ने मुझे सब टीवी बाबा तमाम चैनलों में देखा होगा। हमारे बीच में मोनिका देहलवी जी एकमात्र कवित्री श्रृंगार की हैं। मोहन मुंतजिर जी बहुत अच्छे कवि हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में आज तक कुछ नहीं लिखा और मैं तो लोगों से कहता हूँ हाथ जोड़ के कभी प्यार ना करना। अगर आप लोगों ने प्यार किया होता तो इतने बड़े जो ओहदे पे बैठे आप लोग ना बैठते। आप लोग कभी वैज्ञानिक
वैज्ञानिक भी न बन पाते, आपको सही बता रहा हूँ। असल में एक हमारा दोस्त है, उसने रोते रोते अपनी लव स्टोरी सुनाई, और श्रीकांत भैया हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी, तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। उसने अपनी लव स्टोरी कुछ इस तरह बताई कि जब हम पैदा हुए थे तब वो 3 साल की थी, हम 4 में गए, वो 3rd में गई, हम 5 में गए, वो 4th में गई, हम 7th में गए, वो 6th में गई, हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में गई, फिर हम इंटर में आ गए, वो हाई स्कूल में आई, उसके बाद हम IIT की तैयारी करने लगे, वो BA में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया, हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया, हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली, हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली, हम IIT की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। क्या बात है, तमाम कारण है। हमने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में कुछ नहीं लिखा, आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ये हमारे मित्र हैं मोहन मुंतजीर, हमारे इतने अच्छे मित्र हैं कि हमको आज तक किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक बार हमने मित्र से पूछा प्रेमिका का हाल, बोले बहुत बेहाल। मित्र ने हमसे पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। आज सुबह सुबह उससे लड़ाई हो गई, अब वो मेरी नई पराई हो गई, अब ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। अब ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। फिर हमने मित्र से पूछा तुम्हारा क्या हाल, ये बोले जिंदगी का मजा आराम से कूट रहा हूँ, आजकल खाली हूँ, कटी पतंगे लूट रहा हूँ। तमाम कारण है भाई साहब। हमने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में न लिखा, और हम तो कसम खाई न लिखे न लिखेंगे। हमने तो एक बार एक लड़की से पूछा अपनी भाई की शादी में बुलाओगी, ताली बजा दीजिए, आपको अच्छा लग रहा हमें मालूम है। एक बार हमने एक लड़की से पूछा अपनी भाई की शादी में बुलाओगी, क्या क्या खिलाओगी? लड़की बोली जब मैं ही नहीं रहूंगी तो प्यार किससे करोगे? धोखे से कहीं मेरे भाई के हाथ लग गए तो रात भर तमंचे पे डिस्को करोगे। तो तमाम कारण है। अच्छा, प्यार मोहब्बत में जब से राजनीति घुस गई है, हमारा, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, आपको बता चुका हूँ, हमारे राहुल गांधी जी उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। अभी तक वो कहते थे यूपी बिहार, उसी पार्टी से गठबंधन कर लिया। हम प्रेमियों को बड़ी दिक्कत हुई, नेताओं से भरोसा उठ गया। अभी वैलेंटाइन का भी सीजन आ रहा है, वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज। अगर आपको लगे प्यार मोहब्बत में राजनीति कैसे किस तरह मैंने प्रयोग की है तो आपकी तालियां आप मुझे बताएंगी कि वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज, फिर किया प्रपोज, ये मेरा पहला था चांस, फिर उससे मांगा रिस्पांस, वो भी धीरे से मुस्कुराई, मेरे करीब आई, बोली मैंने तुम्हें मना किया तो तुम जल जाओगे, मैं तुम्हें जनता की तरह चाहूंगी पर तुम राहुल की तरह बदल जाओगे। तो तमाम कारण है। मैं तो प्यार मोहब्बत से बड़ा दूर रहता हूँ। प्यार मोहब्बत से आप लिखना तो छोड़ो, हमने तो आज तक किसी लड़की को गौर से देखा तक नहीं। असल में लड़कियों की बीमारी होती है, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, और ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छे कवि हैं हम, और ये बात केवल हम मानते हैं, नहीं खैर आप लोग भी मान जाओ। केवल मानने पर है, तभी आपने हमें बुलाया, केवल मानने पर है। हमने एक मित्र से कहा, हमने कहा मान लो तुम्हारे इस हाथ में 5 केले, इस हाथ में 5 केले, कितने केले? हमसे कहने लगा कहाँ केले? अबे हमने कहा मान लो, मानने में क्या जाता है? हमने कहा मान लो तुम्हारे इस हाथ में 5 केले, इस हाथ में 5 केले, कितने केले? हमसे कहने लगा 20। हमने कहा 20 कैसे? हमसे बोला तुम भी मान लो। तो केवल मानने पर है। तो बड़ी प्रेमी प्रेमिकाओं की बात चली थी। मैं तो हास्य का कवि, हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती क्या होती ही नहीं है। असल में हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, लोग आधा पागल समझ के लौट जाते थे। तमाम रिश्ते तो मेरे इसलिए लौट गए कि मैं हाथ से कभी एक रिश्ता हमारे आया, लड़की के माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले इनके पिताजी क्या करते? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। तो बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। अच्छा, 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता? हमारी माँ ने कहा कवि। उनका शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे डॉक्टर के आपके जनपद के हैं, बड़े कवि हैं, और आपको बता दो जितने बड़े कवि उतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। हाथ देख लेते, हमने हाथ दिखाया। हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे 2020 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तमाम बार हमारी शादियां लौट गई। अच्छा,
अच्छा श्रीकांत भाई, इस समय जब नई नई शादियां होती हैं तो आजकल लड़की के पिताजी लड़कों से इतने प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं लगता अपनी लड़की दे रहे हो, ऐसा लगता नौकरी दे रहे हो। आजकल लड़कों का इंटरव्यू होता, पहले शादी फाइनल हो जाती थी, आजकल हम लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की के पिताजी ने कहा तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे और तुमने बता दिया तो शादी फाइनल है, परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए, कहने के बेटा ये बताओ तुम कितना पढ़े लिखे हो। हमने कहा अंग्रेजी सेमे किया है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो? मैंने कहा धारा प्रवाह बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है? अब मैं अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है? हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। अच्छा अच्छा। अब ऐसा छोटी ABCD कहाँ सुनाते? कहने लगे तुम अंग्रेजी में फेल। गणित आती? हमने कहा आती। कहने लगे 41 का पहाड़ा सुनाओ। हम उसमें भी फेल। कहने लगे आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं, बता दिया तो फाइनल है, परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे 10-12 हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। ये मोहन मुंतजिर गवाह है, बारात आए थे कानपुर में। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, बिल्कुल सच्ची घटना है, आप लोगों ने देखा होगा। भारत और पाकिस्तान का मैच था, हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी ना करो, पूरा देश मैच देखता, नहीं माने। भारत और पाकिस्तान का मैच था, हमारी शादी थी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे और कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस करो, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम घोड़ी के ऊपर बैठे थे, दूल्हे के वेश में सजे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा भाई कहाँ छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको, हमने अपनी मारे तो हमारी तरफ न देखना। पता चला 5 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अच्छा। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? घोड़ी के साथ। ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे जैसे मैं बारात आए थे। अच्छा। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बह गई थी। वो कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को अगर गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। भाई साहब उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। जब 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, अपनी बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। खैर हमकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल हम अपने घर पे, हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान रहे थे। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हमारे घर के सामने पुलिस चौकी, वहाँ दरोगा जी बैठे थे, हम गए। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने लगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे बेटा तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। अगर आपको लगे एक टिप्पणी में उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग कर दिया हो तो जहां तक व्यंग समझ में आया मुझे ताली बजा के बताइएगा। हमने उससे कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने लगे शर्म नहीं आती? ये पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा दरोगा जी ढूंढ लाइए। कहने लगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है? हमने कहा दरोगा जी भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह वाह वाह। तो वो शादी भी कैंसिल। अब आखिरी ऑप्शन हमारे पिताजी अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूँ। समय भी हो गया है, कवियों के लिए ज्यादा है। जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए तो आखिरी ऑप्शन हमारे पिताजी। कि हमने बापू से पूछा होने वाली बीबी का नाम, वो बोले मुन्नी बदनाम। हमने कहा ये भी कोई नाम? पूरी झंडू बाम। वो बोले तू भी कौन सा दूध का धुला है, न जाने कितनों के पार में भुला है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ निभाना, वो अगर झंडू बाम है तुम आडो मास बन जाना। और मुझे
मुझे मालूम है कितनों पे मरता है। अगर आपको लगे हंसाते हुए कुछ कविता कर दी हो तो मुझे ताली बजा के विदा कीजिएगा। वो बोले मुझे मालूम है कितनों पे मरता है, फिर भी बदनामी से डरता है। पर सच तो ये है कि जहां चैनलों में शिला जमान होती है, मुन्नी खुलेआम बदनाम होती है। देश की अस्मिता का चीरहरण जहां सरेआम होता है, वहां केवल मुन्नी नहीं सारा देश बदनाम होता है। मुझे आपसे अब भी कहना पड़ेगा कि ताली बजाइए। ठीक है। नहीं लेकिन मैं आपको बता दूं भी मोहब्बत की बात कर रहे थे। प्यार चले तो चांद तक, ना पहुंचे तो शाम तक। बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूँ। कविता लिखना कोई टेंशन का विषय नहीं है। कविता ऐसे भी लिखी जा सकती है कि मोटा मरता मोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, भूखा मरता रोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, भूखा मरता रोटी पर, सेठ जी की 2 बेटी मैं मरता छोटी पर। नहीं, मेरा दोस्त है दिल्ली में, उसने कहीं पर लिखा कि मोहब्बत एक खर्चों की लंबी सी कहानी है। मोहब्बत एक खर्चों की लंबी सी कहानी है, कभी पिक्चर दिखाना है, कभी साड़ी दिलानी है। मोहब्बत एक खर्चों की लंबी सी कहानी है, कभी पिक्चर दिखाना है, कभी साड़ी दिलानी है। हम मास्टर पूछते हैं कहाँ है फीस के पैसे, उन्हें मैं कैसे समझाऊं, मुझे लड़की पटानी है। आइए मैं एक ऐसे नाम को बुलाता हूँ। सामंजस्य स्थापित करना, और मेरा उद्देश्य यह है इस साहित्य के लिए कि जिधर से दिल तेरा चाहे उधर से तुम चले आना, नहीं कोई है दरवाजे बिना पूछे चले आना। हमारे दिल की बस्ती में है मस्जिद भी शिवालय भी, इधर से वो चले आए उधर से तुम चले आना। ये मेरा उद्देश्य है इस कवि सम्मेलन के आयोजन का, जिसमें कौमी एकता, जिसमें तमाम ऐसे लोग जहाँ देश विदेश के तमाम कौम के लोग यहाँ उपस्थित थे, उनके बीच जो सराहना मिली और जो मोहब्बतें मिली, ये निश्चित रूप से साहित्य के प्रति एक जीत है। शुक्रिया। अच्छा कार्यक्रम लगा। चूँकि अब कभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि दर्द दे जाती हैं उनकी यादें, दिल की धड़कन संभलती नहीं है, ये मोहब्बत भी बड़ी बेशर्म है, मेरे दिल से निकलती नहीं है। फिर उनको मैं स्वागत करूँगा, फिर कभी वक्त मिलेगा तो इस प्रकार का आयोजन होता रहेगा। मैं आपको और हमारे बीच आप कैमरामैन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर किसी और कवि सम्मेलन या मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। वेबसाइट है mushairalive.com। इजाजत दीजिए, मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए पंतनगर उत्तराखंड से।